Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as you can see from the title itself कि आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और ये जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस आपका एक तो रिविजन हो रहा है, सेकेंडली आप ये जान सकते हो कि आपको कितना अभी तक से प्रिपेयर हो चुका है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता होगा आपको यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि यहाँ पे मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ। इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम के लिंक को जरूर से जरूर देख लीजिएगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन सेगमेंट। सो पहला क्वेश्चन है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद व्हाट। ठीक है, तो किन्होंने ये टर्म अपनी थियरी में दिया है? ध्यान रखिएगा स्टीफन क्रैशर ने दिया है। ठीक है, और ये जो थियरी इनकी वो कौन सी है? नेचुरल अप्रोच। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, A teacher asked the students of class 5th to read the text thoroughly, मतलब बहुत ध्यान से. Then she asked them to answer the questions, यानी एक प्रश्न नहीं सारे प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा अगर आप ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हो। तो यहाँ पे टीचर किस प्रकार का बच्चों का टेस्ट ले रही है या कौन सी रीडिंग कराना चाहती है? पहला ऑप्शन है स्किमिंग, दूसरा है स्कैनिंग, तीसरा है इंटेंसिव, फोर्थ है एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे जब क्वेश्चंस की बात करी जा रही है यानी हर एक चीज को आपको पढ़ने को कहा जाएगा तो ये आपकी इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगी, यानी रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव की तो ये रीडिंग फॉर प्लेजर होता है। ठीक है, जैसे आप हैरी पॉटर की कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि हैरी ने हरमाइनी से क्या कहा। नोबडी इज गोना आस्क यू एनी क्वेश्चन। लेकिन जब आप पढ़ाई के पढ़ते हो ना कि थियरी किसने दी है, क्या नाम है जिन्होंने थियरी दी है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो इसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैनिंग होता है जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। मान लीजिए कोई पैसेज आपने पढ़ा, ठीक है, अब उस पैसेज में से एक प्रश्न पूछा कि ये जो लड़का है वो कितनी उम्र का है, तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा आंसर कहाँ है। ठीक है, तो ये स्कैनिंग हो जाएगा। और स्किमिंग के लिए कीवर्ड है दैट इज जिस्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द थर्ड वन, बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश मेथड। कौन से मेथड का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जहाँ पे बिल्कुल बैन कर दिया जाता है मदर टंग का यूज करना, यानी मातृभाषा बिल्कुल अलाउड ही नहीं? पहला ऑप्शन है बाइलिंगुअल मेथड, सेकंड है ग्रामर ट्रांसलेशन, तीसरा है नेचुरल या फिर डायरेक्ट मेथड। पहले आप लोगों ने सही सोचा, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। हालांकि डायरेक्ट मेथड के दो नाम होते हैं, नेचुरल मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपके एग्जाम में आया है तो डायरेक्ट मेथड इसका राइट आंसर रहेगा। हालांकि इसके दो नाम रहते हैं, उसको ध्यान रखना है। दैट इज योर नेचुरल मेथड, दूसरा होता है रिफॉर्म्ड मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जो है आपका, इसमें दो भाषाएं यूज होती हैं। बाइलिंगुअल मतलब होता है दो, बाई मतलब दो, लिंगुअल मतलब भाषा। तो यहाँ पे आप हिंदी भी पढ़ाओगे बच्चों को, इंग्लिश भी पढ़ाओगे। ग्रामर ट्रांसलेशन में तो हिंदी ही बोली जाती है, मातृभाषा है ना, बोला जाता है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट साउंड है? हमेशा याद रखना 24। सोना होता है ना जैसे 24 कैरेट गोल्ड, यहाँ हमें मन करता है 24 घंटे सोते रहे, तो बस सोना यहाँ से वर्ड से ध्यान रखना 24। कितने कुल मिला के फोनीम होते हैं? फोनीम आपके होते हैं 44, उसमें से 20 आपके वावल होते हैं और 24 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो बस यही प्रश्न पूछा जा रहा था आपसे। इसका भी बाइफर्केशन होता है, इसके मैं क्वेश्चन एक अलग वीडियो में रख दूंगी। ठीक है, अ टीचर ऑफ क्लास 4 ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। तो एक बड़ी अच्छी अच्छी किताबें टीचर लेकर आई और उन्होंने सारे बच्चों में बांट दी और बोला टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दीज बुक्स फॉर आवर प्लेजर। अपने मजे के लिए पढ़ते हैं। तो ये आप ये लोग को अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, क्या था? एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन। मतलब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो इंफॉर्मेशन के लिए और अपनी खुद की कुछ भी उसकी एंडिंग आप सोच सकते हो। तो जब आप खुद से इंटरप्रेट करते हो ना, ये कौन सी कला को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्वेश्चन है। पहला है प्रिडिक्शन, सेकेंड है इन्फरेंस, थर्ड है समराइजिंग, फोर्थ है पैराफ्रेजिंग। जी हाँ, आंसर हो जाएगा इन्फरेंस करना। जो बात नहीं कही जाती है इसको हम इन्फरेंस कहते हैं, यानी कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रिडिक्शन, तो प्रिडिक्शन बेसिकली क्या होता है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, समराइजिंग जब आप जैसे मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी 2-3 घंटे की थी और मैंने आपसे पूछा कि इस मूवी में क्या था, तो अगर आप मुझे 10 मिनट में पूरी स्टोरी समझा देते हो ना इस मूवी में क्या था, उसे हम समराइजिंग कहेंगे। पैराफ्रेजिंग होता है जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग? पहला है कनेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग, ट्रांसक्रिप्शन। जी हाँ, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली आपका राइटिंग स्किल है।
ठीक है, बाकी सब कुछ क्या हो जाएंगी, रीडिंग स्किल्स हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, यानी सबसे कम है इम्पॉर्टेंट अगर हम चाहते हैं बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करना। पहला है लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक। जब बच्चा बात कर रहा होगा तो आप उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉक आ रहा है, बच्चा बात कर रहा है। सेकंड है बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने आइडियाज को जैसा वो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो, यानी हाँ या ना में सिर्फ आंसर्स, या फिर बच्चों से डिस्कशन करो और डिस्कशन में भी बच्चा बोलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन से किसी की अंग्रेजी इंप्रूव नहीं हो सकती है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं हो सकती है। कोई भी इंग्लिश में हाँ या ना कर सकता है, लेकिन क्या उसे फ्लुएंसी आ सकती है, क्या उसे तरीका आ सकता है बोलने का, नहीं आ सकता है। अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दोगे बोलने की तो आ सकता है। यहाँ पे बच्चा बोल रहा है, इधर भी बच्चा बोल रहा है एंड इधर भी बच्चा बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल सिर्फ क्या रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे चंद शब्दों से इंग्लिश कभी नहीं आ सकती, स्पीकिंग स्किल्स तो कभी भी नहीं आ सकती है। तो यस, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा हमारी क्लासरूम में। The teacher observed that Praveen could not write a paragraph on her own after brainstorming the topic. भाई टीचर ने मदद करा दी, बच्चे को सब समझा दिया, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो she was able to write it under adult or peer guidance, मतलब कोई उसकी मदद करता है तभी वो बच्ची लिख पा रही है। तो जो गाइडेंस होता है या टेम्परेरी हेल्प होती है इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प करना आप क्या कहोगे, इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। जैसे हमने बचपन में जब साइकिल चलानी सीखी थी तो पीछे से हमारी साइकिल पकड़ी गई थी तभी हम साइकिल चला पाए थे। ऐसा नहीं बोला गया था कि हट जाइए हम खुद ही साइकिल चला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जब हमारी कोई मदद करता है, थोड़ी बहुत मदद, पूरी नहीं, थोड़ी सी टेम्पररी हेल्प, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट। इसमें से बताओ कौन सा पर्पस नहीं है। टेक्स्ट में जो हमारी बुक होती है ना, उसमें जो एक्सरसाइज दी जाती है उसका पर्पस कौन सा नहीं है। डेवलप क्रिएटिविटी। सेकेंड है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तीसरा है मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चंस, या फिर गिव एक्सपोजर टू द लैंग्वेज लर्निंग। जी हाँ, रटवाना इज नॉट द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आ रही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बिल्कुल अच्छा शब्द है ये भी, और एक्सपोजर दिया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन रटने को कभी नहीं कहा जाता है, कभी भी सही ऑप्शन नहीं रहा। अ टीचर प्रिपेयर्स अ वर्कशीट एंड रिमूव एवरी 7th वर्ड। तो टीचर ने क्या करा, एक वर्कशीट बनाई जिसमें हर वो 7वां वर्ड को डिलीट कर देती थी, यानी हटा देती थी। फिर बच्चों से कहा कि उस शीट को रीड करो और उन मिसिंग वर्ड्स को करो। ये जो प्रकार की एक्सरसाइज होती है इसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। FIV सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वैसे ही वाले क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, इसका क्या मतलब है, समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ये वैलिड रीजन पे निर्भर करता है, चांस के ऊपर नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्ट्रॉन्ग रिलेशन एक शब्द का उसके दिखने से, उसके मीनिंग से, या फिर कोई इनहेरेंट रिलेशन ही नहीं है एक शब्द का उसके दिखने से और होने से। जी हाँ, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बात खुद सोचिए, क्या पेन, आपको पता है पेन क्यों बोला जाता है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इनफैक्ट ये कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, वी डोंट नो, है ना। तो एक शब्द का उसके दिखने से, उसके होने से कोई रिलेशन नहीं है। क्या चूहा चूहे जैसा ही दिखता है? हमें तो एक्चुअली पता ही नहीं कि चूहा शब्द क्या है, लेकिन हमें आज पता है कि चूहा रैट होता है, क्योंकि ये सदियों से बोला जा रहा है, इसलिए हमारे दिमाग में इसकी इमेज है। तो कोई रिलेशन नहीं एक शब्द का उसके दिखने से, उसके मीनिंग से और उसके होने से। अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लासरूम। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, लैंग्वेज लैब बना दे अपने क्लासरूम में, मोटिवेट करे पेरेंट्स को कि भाई महंगे महंगे लैंग्वेज जो गेम्स हैं वो खरीदिए, बच्चों को करवाइए। या फिर टीचर को क्लास में ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जहाँ पे बच्चा भाषा को देख सकेगा, नोटिस कर सकेगा और अल्टीमेटली उसको इस्तेमाल कर पाएगा। टीचर बच्चों से कहे कि सिर्फ इंग्लिश का ही यूज करें जब आप अपने दोस्त से बात करते हो। वेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, थर्ड ऑप्शन। जब आप अपॉर्चुनिटी देते हो जहाँ पे लैंग्वेज को देखा जा सके, नोटिस करा जा सके एंड अल्टीमेटली बच्चा इस्तेमाल करेगा, तो क्लासरूम कैसी हो जाएगी, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, यानी इंग्लिश रिच एनवायरनमेंट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लिटरेचर क्या है? तो लिटरेचर याद रखना ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है रीडिंग का, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंस्पिरेशनल नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन? पिक्चर बुक, थीसिस, मिथ्स एंड लेजेंड्स या टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ स्टोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ये नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस सही है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी पिक्चर बुक हो गई, मिथ्स और लेजेंड्स हो गए, टेल ऑफ हिस्ट्री हो गई, ये सब जो क्या हो जाएंगे, लिटरेचर के फॉर्म हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। अगर आए हैं तो प्लीज मेक श्योर करना कि इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करेगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत हाई टाइम है तो सबका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बिल्कुल आने वाली हैं। ओके, एंड जिसके जितने भी स्कोर्स आ रहे हैं आउट ऑफ 15, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।